हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी जीव विज्ञान कक्षा 11वीं का 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसके पिछले 5वें वीडियो में मैंने आपको कॉकरोच कंप्लीट करा दिया था, तिलचट्टा, और थोड़ा सा फ्रॉग के बारे में, मेढक के बारे में बताया था। तो मेढक के बारे में हमने यहाँ तक देखा था कि मेढक जो है उभयचर प्राणी है जो थल में रहता है लेकिन प्रजनन के लिए जल में जाता है, और उसके जो लार्वा है, टेडपोल लार्वा, वो जल में ही विकसित होता है। और इसीलिए मेढक जो है बरसात के दिनों में ही, बारिश के दिनों में ही ज़्यादातर दिखता है, और गर्मी में ये ग्रीष्म निद्रा एस्टिवेशन में, और ठंड में ये शीत निद्रा यानी हाइबरनेशन में चला जाता है। साथ में इसके जो शरीर के रंग बदलने की क्षमता है, जिसको अपन कॉमोफ्लेज या अपन उसी को मिमिक्री भी कहते हैं, छद्म आवरण यानी कॉमोफ्लेज, और नकल करना, अनुहरण, मिमिक्री। तो ये अपने आसपास के वातावरण की मिमिक्री करता है, ऐसा है। अब हम इसकी बाह्य आकारिकी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या आपने कभी मेढक की त्वचा को छुआ है? देखिए, मेढक की त्वचा जो है वो छूने से गीली महसूस होगी। क्यों महसूस होती है? क्योंकि मेढक जो है त्वची श्वसन करता है, और त्वची श्वसन करने के लिए उसको अपने त्वचा को गीली रखनी पड़ती है, और त्वचा को गीली रखने के लिए वो उसके ऊपर म्यूकस का श्रावण करते रहता है, और उसी में ऑक्सीजन घुल के अंदर, CO2 घुल के बाहर चला जाता है, जिसको अपन त्वची श्वसन या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो कुल श्वसन का करीब 30% ये त्वची श्वसन करता है मेढक। मेढक की त्वचा श्लेष्मा या म्यूकस से ढकी होती है, जिसके कारण चिकनी और फिसलनी भरी होती है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। मेढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है। धानी मतलब धान का पौधा आपने सबने देखा होगा, चावल धान का पौधा, उसके टाइप का दिखता है, जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, ठीक है, इस टाइप के धब्बे होते हैं। जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है, वो हरी नहीं होती, पीली टाइप के कलर की होती है निचली सतह, ठीक है। मेढक कभी पानी नहीं पीता, बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। ये एक बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखना है कि पानी पीता नहीं है, त्वचा से ही अवशोषित कर लेता है। मेढक का शरीर सिर और धड़ में बदला रहता है। इसके पास गला नहीं होता है, नेक नहीं होता है, सिर है और धड़ है, बस 2 पार्ट है। इसमें अलग से आपको नेक जैसा कोई चीज देखने को नहीं मिलेगा। पूंछ व गर्दन का अभाव होता है, मेढक में पूंछ नहीं होता। यह अलग बात है कि उभयचर प्राणियों में कुछ में पूंछ होता है, जैसे कि सैलामेंड्रा, उसमें पूंछ होता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार खुलते हैं, है ना, और जो नासिका द्वार हैं वो सीधे मुख गुहा में नीचे खुलते हैं, एकदम ऐसे सीधे खुल जाते हैं। तो हवा पहले मुख गुहा में भरती है, फिर लंग में जाती है, और इसकी मुख गुहा भी थोड़े थोड़े लंग्स जैसा काम करता है, और 5% श्वसन का कार्य मुख गुहा के द्वारा हो जाता है, जिसको अपन ओरल रेस्पिरेशन कहते हैं। आंखें बाहर की ओर निकली व निमेशक पटल से ढकी होती है। मतलब ये निमेशक पटल का मतलब होता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये तीसरी आईलिड होती है, जो हम लोगों में तीसरी पलक है वो वेस्टिजियल हो गई है, उसे सी ये किनारे की तरफ इकट्ठी हो गई है। ये पहले ऐसे फैल करके आंखों को ढक सकती थी, उसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जल के अंदर जब ये रहता है तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आंखों में ऐसे कवर कर लेता है, लेकिन उसके आर पार उसको फिर भी दिखाई देता है, वो ट्रांसपेरेंट कवर होता है, पलक होता है। आंखों के दोनों ओर कान, टिम्पेनम या कर्णपटह उपस्थित होते हैं, जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें नाक या कान के ये पिन्ना जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, सिर्फ छिद्र होते हैं, जिससे सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं। अग्र व पश्चपाद चलने फिरने, टहलने, गड्ढा बनाने का कार्य करते हैं। पिछला पैर लंबा होता है और उछलने में मदद करता है। अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं और पश्चपाद में 5 होती हैं, ठीक है। 5 उंगली वाले को पेंटाडेक्टाइलस और 4 उंगली वाले को टेट्राडेक्टाइलस कहते हैं, ठीक है। तो 4 उंगलियां, 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है। पश्चपाद लंबे व मांसल होते हैं और उछलने में मदद करते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त अंगुली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये जो पिछले पैर की उंगलियां हैं, इसके बीच में से जाली टाइप का बना रहता है, जो जल में इसको तैरने में मदद करते हैं, स्पाइडर वेब जैसा, ठीक है। मेढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। नर मेढक और मादा मेढक में कुछ कुछ अंतर होते हैं। नर मेढक में आवाज उत्पन्न करने वाले वाक कोश के साथ साथ अग्रपाद की पहली उंगली में मैथुनांग होते हैं, मादा मेढक में नहीं पाए जाते हैं। देखिए, लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है नर और मादा को अलग अलग पहचाने जाने सकने वाले उनमें लक्षण होते हैं, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, जो नर है वो ऐसे मादा से थोड़ा छोटा ही होता है,
और इसके अग्रपाद पे कापुलेशन पैड होता है, ठीक है, जो ऐसे मादा को ऐसे जकड़ने में मदद करता है। ऐसे एक्चुअली मादा के पीठ में चढ़ जाता है ना ऐसे मैथुन के समय, हालांकि वो भी मिथ्या मैथुन होता है, और ऐसे जकड़ लेता है मादा को, ठीक है। तो कापुलेशन पैड होता है, ठीक है, जिसके द्वारा वो उसको पकड़ता है। और दूसरा ये कि टर टर का जो आवाज़ निकालता है वो नर मेढक निकालता है। जब उसको लगता है कि बारिश होने वाली है, पानी मिलने वाला है, तो चूंकि पानी में ही प्रजनन करते हैं लोग, इसलिए टर टर की आवाज़ ये लोग वहीं से निकालते हैं, वोकल सैक से, ठीक है। अग्रपाद की पहली उंगली में मैथुनांग होते हैं, है ना, कापुलेशन पैड होते हैं, ये मैंने आपको बताया नर में। अब हम आंतरिक आकारिकी की बात करेंगे, इनके शरीर के आंतरिक अंग किस प्रकार के बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका, संचरण, जनन तंत्र, ये अच्छी तरह से विकसित अवस्था में रहते हैं और अच्छे से कार्य करते हैं। क्योंकि ये एक प्रकार का वर्टिब्रेट है, कशेरुक प्राणी है, तो सारे अंग आपको विकसित अवस्था में मिलेंगे। मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। मेढक मांसाहारी है, अतः इसकी जो आहार नाल है लंबाई में छोटी होती है। अब देखिए आहार नाल हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आहार नाल अलग से निकाल के दिखाया है, ये वाला, ये आहार नाल अलग से निकाला है। देखिए आप ध्यान रखेंगे कि मेढक का जो लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा, वो पूरी तरह से शाकाहारी होता है, और जब वो मेढक बन जाता है तो वो पूरी तरह से मांसाहारी में बदल जाता है। शाकाहारी प्राणियों में आहार नाल ज़्यादा लंबी होती है, उसकी बड़ी आंत लंबी होती है, क्योंकि उसमें सीकम नाम का एक अंग जो है ज़्यादा विकसित होता है, बड़ी आंत का, क्योंकि सीकम जो है सेलुलोज का पाचन करता है, इसलिए वो ज़्यादा विकसित अवस्था में होता है। लेकिन जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनका आहार नाल छोटा होता है, कम लंबा होता है, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि मुख गुहा के द्वारा ये अपने जीभ के द्वारा अपने कीड़ों को पकड़ता है खाने के लिए। आपके घर में लाइट जलता है रात में, तो वहाँ पर कीड़े उड़ते रहते हैं, उसको पकड़ने के लिए आता है ये मेढक, और मेढक को खाने के लिए आता है सांप। आपको पता ही नहीं चला है कि आपके घर के आसपास मेढक खाने के लिए कितने बार सांप आ चुके हैं और जा चुके हैं, आपको नहीं पता चलता है, कई बार आप देख लेते हो, बस ऐसा है। तो मुख है, मुख गुहा के बाद ये आता है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, ये पूरी ग्रसिका है, ठीक है, जो इसको अमाशय तक पहुंचाता है। ग्रसिका का मतलब है ईसोफेगस, ठीक है, अमाशय तक पहुंचाता है। उसके बाद आंत्र है, आप देख सकते हैं। तो आंत्र यहाँ पर बहुत अच्छे से छोटी और बड़ी आंत में विभाजित नहीं है, बस एक आंत्र है। और उसके बाद सीधा सीधा एक रेक्टम है, मलाशय। एक्चुअली मलाशय तो बड़ी आंत का हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत आप नहीं कह सकते। हाँ, इतना कह सकते हो कि जो आंत्र है यहाँ पर, ये जो पतली सी दिख रही है, आप इसको छोटी कह सकते हैं, और चाहें तो ये जो रेक्टम है, मलाशय, इसको बड़ी आंत कह सकते हैं। बाकी ये अलग अलग विभाजित ठीक से नहीं होता है। और अंत में ये एनस के द्वारा यहाँ पर अवस्कर छिद्र है। देखिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्लोएका कहते हैं इंग्लिश में इसको। आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए। देखिए हम लोगों में गुदा द्वार होता है जिसको हम एनस कहते हैं, इन लोगों में अवस्कर छिद्र होता है क्लोएका। दोनों में अंतर आप ध्यान समझिए कि हम लोग अपने गुदा द्वार से केवल मल पदार्थ को बाहर करते हैं। मूत्र के लिए अलग रास्ता है और प्रजनन के लिए, है ना। नर में तो ठीक है, मूत्र और प्रजनन एक ही रास्ते से होता है, लेकिन मादा में मूत्र और प्रजनन के लिए भी अलग अलग रास्ते हैं, मतलब 3 रास्ते हैं उसमें। हम लोगों में 2 रास्ते हैं नर में। लेकिन इन लोगों में ये सारा काम, यानी मल पदार्थ पास करना, मूत्र पास करना और प्रजनन कार्य करना, अंडाणु और शुक्राणु छोड़ना, ये सभी एक ही छिद्र से होते हैं। इसीलिए इस छिद्र को अवस्कर छिद्र या क्लोएका कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, है ना। लेकिन यहीं पर जुड़ा रहता है एक मूत्राशय, ठीक है। ध्यान रखिए कि मूत्राशय जो है मूत्र को थोड़े समय के लिए एकत्र कर सकता है, उसके बाद वो फिर छोड़ देता है आहार नाल में ही, अवस्कर छिद्र में, जहां से वो मूत्र भी बाहर चला जाएगा। चूंकि मेढक जो है ये भी यूरिया पास करता है, जैसे हम लोग यूरिया पास करते हैं, यूरियोटेलिक है हम लोग, ठीक है। जबकि इससे पहले आपने काकरोच में देखा था कि काकरोच यूरिकोटेलिक था, वो यूरिक एसिड बनाता था, और यूरिक एसिड बनाने के लिए, पास करने के लिए उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती थी, बिना पानी के भी वो पास कर लेते थे। लेकिन मेढक ऐसा नहीं कर सकता है, उसको यूरिया पास करने के लिए पानी चाहिए, तो थोड़ा सा गीले अवस्था में यूरिया को वो पास करता है, इसलिए मूत्राशय में पहले एकत्र कर सकता है वो, उसके बाद अवस्कर छिद्र से पास करेगा, ठीक है। तो चलिए लगे हाथ में आपको इसमें और भी कई चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखिए,
ये हृदय है जो परिसंचरण तंत्र में भाग लेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी, है ना। यहाँ पर आप देखिए ये 2 भागों में बटा हुआ लीवर दिख रहा है। एक्चुअली लीवर इसमें 3 भाग में बटा होता है, यहाँ पर 2 ही दिख रहा है, ठीक है, 3 भाग में बटा होता है लीवर। तो लीवर जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। इसके बाद ये फेफड़े दिख रहे हैं आपको, देखिए फेफड़े, तो फेफड़े इनके श्वसन तंत्र का पार्ट है, जैसा कि हम लोगों में श्वसन होता है लगभग वैसे ही होता है। और यहाँ पर ये किडनी है, आप देख सकते हैं किडनी इनका मीजोनेफ्रिक किडनी होता है, हम लोगों का मेटानेफ्रिक किडनी होता है। सबसे विकसित किडनी हम लोगों में है मेटानेफ्रिक किडनी, मैमल्स में। इन लोगों में मीजोनेफ्रिक किडनी थोड़ा सा कम विकसित होता है, लेकिन है नहीं। और इसके साथ ये वसा पिंड होते हैं, फैट बॉडी कहते हैं, वसा पिंड ये भी होते हैं। तो ये वसा पिंड भी वसा को एकत्र करने में और साथ में थोड़ा उत्सर्जन कार्य में सहायता करते हैं। और ये जो किडनी से नीचे उतरा है इसको हम यूरेटर या मूत्र वाहिनी कहते हैं, जो सीधे सीधे आहार नाल में यहाँ पर मूत्राशय में खुल रहा है। मूत्राशय कुछ देर के लिए मूत्र को एकत्र करता है, लेकिन अंतिम समय में ये अवस्का छिद्र में ही खोल देते हैं। तो इस तरह से इनका आंतरिक भाग बना हुआ है। इसका मुख गुहिका में खुलता है, ग्रसनी से होते हैं ग्रसिका तक जाती है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। तो ये सारी चीजें अभी मैंने आपको बताया कि ग्रसिका मतलब इसोफेगस, अमाशय फिर आंत्र, ठीक है। अमाशय आगे चल के आंत्र, मलाशय और अंत में अवस्कर द्वारा बाहर खुलता है। इसका मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुलता है जो ग्रसिका तक जाती है। तो पहले मुख है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, फिर ग्रसिका है ना। ये सब तो आप जानते हैं, है ना। ये जो मुख है, मुख गुहा है, उसके बाद जिससे निगलते हैं वो पार्ट ग्रसनी कहलाता है, फेरिक्स। फिर उसके बाद एक ट्यूब है जिसको हम ग्रसिका कहते हैं, इसोफेगस, फिर अमाशय, है ना। यकृत पित्त रस स्रावित करता है जो पित्ताशय में एकत्र होता है। यहाँ पर एक छोटा सा पित्ताशय भी था, मैं आपको दिखाना भूल गया। ये पीले रंग का जो दिख रहा है ये पित्ताशय है, जो पित्त रस को इकट्ठा कर सकता है, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। अग्न्याशय जो एक पाचक ग्रंथि है, अग्नाशय रस का श्रावण करता है, पाचक एंजाइम्स होते हैं। इसमें अग्नाशय मुझे नहीं दिख रहा है, शायद कहीं पर है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है अग्नाशय, ठीक है, इस फोटो में नहीं दिख रहा है अग्नाशय, ठीक है, कोई बात नहीं है। अग्नाशय जो है छोटी आंत के पास ही जुड़ा रहता है और अग्नाशय ही मुख्य पाचक एंजाइम को स्रावित करता है। मेढक जो है अपने द्विपालित जीभ, ऐसे बाइफर्केटेड होता है, ऐसे सामने से 2 भाग में बटा हुआ जीभ, उसके द्वारा ये कीड़ों को पकड़ता है, ठीक है। द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। इसके भोजन का पाचन अमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रसों द्वारा हो जाता है, अमाशय में ज्यादातर पाचन। अर्धपचित भोजन जिसको काइम कहते हैं, अमाशय से ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी मतलब होता है छोटी आंत, ठीक है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। तो जो छोटी आंत है, जो आंत दिख रहा था उसी ग्रहणी कह रहा है, वहां पर पित्त रस और अग्नाशी रस पहुंच जाता है। पित्त रस वसा तथा अग्नाशी रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। इसको जरा विशेष ध्यान रखेंगे, पित्त रस वसा का पाचन करता है और अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। एक्चुअली पित्त रस वसा का पाचन पूरी तरह से नहीं करता, वो सिर्फ उसको इमल्सीफाइड करता है, इमल्सीकृत करता है। उसके बाद असल में पाचन उसका अग्नाशयी रस करता है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है आपको वही शब्द याद रखना है, नीट में यही पूछता है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। पचित भोजन आंत के अंदर अंकुर, सूक्ष्मांकुर द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। ये तो आप जानते होंगे अंकुर क्या है ना। जैसे कि ये दीवाल की कोशिका है तो उसमें ऐसे उंगली जैसे निकल आते हैं, इसको सूक्ष्मांकुर कहते हैं, इसके द्वारा अवशोषित होते हैं, ठीक है। अपचित भोजन अवस्कर द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, है ना। तो अवस्कर छिद्र इनके एनस जैसा भी काम तो करते ही है, वहां से ये बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। मेढक जल व थल दोनों स्थानों पर 2 विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। जब ये जल में रहते हैं टैडपोल लार्वा के रूप में, तो ये गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। फिर जब ये मेढक बन जाते हैं तो त्वचा से और फेफड़े से मुख्यतः श्वसन करते हैं, और उसके अलावा ये ओरल कैविटी के द्वारा भी श्वसन करते हैं। इसकी त्वचा एक जली श्वसनांग का कार्य करती है। जब ये पानी में उतर जाते हैं, जो एडल्ट मेढक है, तो त्वचा के द्वारा ही सांस लेते हैं, ज्यादातर पानी के अंदर रहते हैं तो त्वची श्वसन कहते हैं। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख गुहा और फेफड़े वायु श्वसन अंग का कार्य करते हैं। इसके बारे में अच्छे से बता चुका मैं आपको।
मतलब नाक से पहले मुंह में भरता है फिर फेफड़े में जाता है, तो मुख के अंदर भी फेफड़े जैसा काम हो जाता है और फेफड़े में भी मुख श्वसन। फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुफ्फुसी श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचना होती है जो देह गुहा के वक्षी भाग में पाई जाती है। हमारे और उसके फेफड़े में अंतर होता है। उसका फेफड़ा जो है मेढक का ना ऐसे मेम्ब्रेन का बना होता है, ऐसे फूलता पिचकता है गुब्बारे जैसा। हमारा फेफड़ा सॉलिड होता है, वो ट्री के जैसा फैला हुआ है, उसमें फिर एल्यूलाई होते हैं। ठीक है। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा में तथा फेफड़े में पहुंचती है। मैंने आपको ये भी बताया, ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक त्वचा से ही श्वसन करता है, क्योंकि जब ये शीत निद्रा में ग्रीष्म निद्रा में रहता है तो इनके शरीर का मेटाबॉलिज्म काफी कम हो जाता है। इसके कारण से इनको श्वसन फेफड़े से लेने की आवश्यकता नहीं होती। जो 30% श्वसन इसके त्वचा से होता है उसी से ये काम चला लेते हैं। ठीक है, सोए हुए अवस्था में। मेढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित प्रकार का और बंद प्रकार का होता है, चूंकि ये वर्टिब्रेट है। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है। देखिए हमारे जैसा ही होता है, बस अंतर क्या है, इसका जो हार्ट है वो 4 की जगह 3 चेंबर का बना हुआ है। 2 ऑरिकल है और 1 वेंट्रिकल है। तो अशुद्ध रक्त भी इसमें आ जाता है और शुद्ध रक्त भी इसमें आ जाता है। अशुद्ध शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन से है, ध्यान रखेंगे। जब ऑक्सीजन पर्याप्त होता है, CO2 कम रहता है तो शुद्ध है, और नहीं तो अशुद्ध है। तो शरीर में अशुद्ध रक्त आता है और फिर शुद्ध होकर वापस जाता है शरीर में। तो ये दोनों जो है वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं, तो शरीर में ना मिश्रित ब्लड बहता है, शुद्ध अशुद्ध रक्त का मिक्स ब्लड बहता है। उसके कारण से इनके शरीर की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसलिए मेढक कोई बहुत बड़े जीव जंतु या बहुत तेज भागने दौड़ने वाले जीव जंतु नहीं बन पाए कभी भी। ठीक है, ये हमेशा छोटे छोटे जंतु ही रह गए हैं। इसमें अर्थात ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय रक्त वाहिकाओं रुधिर से मिलकर बनता है। लसिका तंत्र लसिका लसिका नलिकाओं लसिका ग्रंथियों का बना होता है। देखिए लसिका जो है ना, एक्चुअली जो ऊतक द्रव्य है उसको कलेक्ट करते हैं। 10% से लेकर 30% तक ऊतक द्रव्य कलेक्ट होता है, जिसको लसिका कहते हैं। तो वो जो है उसमें विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शियस बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, तो उनको साफ किया जाता है रास्ते में। हृदय त्रिकोष्ठी होता है, 3 कोष्ठ वाले, अभी बताया मैंने, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। मांसल है, देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित है। ठीक है, पतली पारदर्शी झिल्ली जिसको पेरिकार्डियम में हृदय आवरण कहते हैं, इसके द्वारा ढका रहता है। ठीक है, हृदय हम लोगों में भी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन द्वारा ढका हुआ है और इन लोगों में भी ढका हुआ है। ठीक है, एक त्रिकोष्ठी संरचना जिसे सिरा कोटर या साइनस वेनोसस कहते हैं, हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा रहता है और महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। देखिए एक्चुअली 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, इसके अलावा शुरू में एक साइनस वेनोसस नाम का चेंबर और होता है, जो मछलियों में बहुत ज़्यादा विकसित होता है, फिर मेढक में कम हो जाता है थोड़ा सा, और रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स में एकदम विलुप्त हो जाता है जाकर के। ठीक है, तो एक्चुअली पहले जो अशुद्ध रक्त है वो साइनस वेनोसस में आता है, फिर वो दाया आलिंद में आता है, फिर वहाँ से निलय में आता है, और इधर से शुद्ध रक्त बायां आलिंद से निलय में आता है। दोनों मिक्स हो जाते हैं, फिर आधा फेफड़े में चला जाता है, आधा शरीर में चला जाता है। हृदय की देखिए एक बार ठीक से बता देता हूं, आप समझ लीजिए। ये हृदय है, ठीक है, ये 2 भाग में आलिंद बटा हुआ है। तो आप समझिए कि यहीं पर साइनस वेनोसस है, यहां पर साइनस वेनोसस है। तो जितने अशुद्ध रक्त हैं शरीर के, यहां साइनस वेनोसस से फिर यहां आ जाते हैं, यहां से ये यहां आ जाते हैं वेंट्रिकल में अशुद्ध रक्त। इधर से शुद्ध रक्त आते हैं, वो भी यहां आके मिक्स हो गए। ठीक है, फिर शुद्ध और अशुद्ध रक्त में से आधा जो है ये लंग में चले जाते हैं फिर से शुद्ध होने के लिए, और आधे जो हैं शरीर में चले जाते हैं वितरण के लिए। तो इसलिए शरीर में हमेशा मिक्स ब्लड बहता है, कभी भी शुद्ध रक्त नहीं बहता। हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलीनुमा रचना धमनी शंकु होता है, जिसमें निलय खुलता है। ठीक है, धमनी शंकु मतलब ये है कोनस आर्टेरियोसस बोलते हैं इसको, वहां पर निलय खुल जाता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है, इसे धमनी तंत्र कहते हैं। जो शरीर में जाता है रक्त लेके उसे धमनी, और जो लेके वापस आता है उसे शिरा कहते हैं, पता है ना।
शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्र कर हृदय में पहुंचाती हैं। यह शिरा तंत्र कहलाता है। मेढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत तथा आंतों के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है, संयोजी शिराएं का मतलब ये होती है कि शिराएं धमनियां आपस में मिल जाती हैं इस तरह से। तो संयोजी शिराएं यकृत तथा आंतों के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती है। एक्चुअली ये बात कर रहा है पोर्टल सिस्टम के बारे में। देखिए पोर्टल सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताऊं। जनरली निवाहिका तंत्र मैं बताने वाला हूं आपको। जनरली क्या होता है, जो शिराएं होती हैं, किसी अंग से शिरा निकलती है अशुद्ध रक्त लेके, तो हृदय की तरफ आनी चाहिए उसको। लेकिन अगर वो शिरा हृदय में न जाकर के किसी दूसरे अंग में चली जाए, एक अंग से निकलती है दूसरे अंग में चली जाती है शिरा, तो उसे निवाहिका तंत्र कहते हैं। तो दो निवाहिका तंत्र यहां पर लिखा है, एक यकृत का और एक है रीनल, ब्रिक, रीनल पोर्टल सिस्टम, ब्रिक निवाहिका तंत्र। होता क्या है देखिए कि जो भी खाना खाते हैं, हम लोगों में भी हिपेटिक सिस्टम है, आप ध्यान रखिए, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाहिका तंत्र क्या होता है समझिए ध्यान से। जब हम खाना खाते हैं, आहार नाल उसको पचाता है, अवशोषित करता है, तो आहार नाल से निकलने वाली जो रक्त शिराएं हैं, उनके रक्त में ये भोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो वो शिराएं आहार नाल से निकल के सीधे यकृत में चली जाती हैं और यकृत में जाके उन भोज्य पदार्थों को यकृत को दे देते हैं। तो इसे हम कहते हैं यकृत निवाहिका तंत्र, कि आहार नाल से निकला शिरा वो हृदय में न जाके यकृत में चला गया, तो यकृत में घुसा, इसलिए हम उसको कहते हैं यकृत निवाहिका तंत्र। ठीक है, ये हम लोगों में भी है। लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम, ब्रिक निवाहिका तंत्र, ये हम लोगों में नहीं है, इन लोगों में है। इन लोगों में क्या होता है कि पिछले हिस्से के पैर वगैरह के आए हुए जो शिराएं हैं वो पहले किडनी में जाते हैं, फिर वहां साफ करते हैं ब्लड को, फिर वहां से निकल कर हृदय में जाते हैं। क्योंकि इनका हृदय थोड़ा कम पावरफुल होता है, तो ब्लड को थोड़ा साफ करके भेजा जाता है ताकि हृदय के ऊपर लोड कम पड़े, तो उसको हम रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हम लोगों में ये रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं है। हम लोगों में हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम यहाँ पर है ना। उसमें हाइपोफाइसिस सेरिब्राई यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है हाइपोथैलेमस से। उसके बारे में मैं आपको परिसंचरण तंत्र में और ठीक से बताऊंगा, जिससे हार्मोन आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, पीयूष ग्रंथि में। तो ये दो निवाहिका तंत्र की बात कर रहा है, एक यकृत निवाहिका तंत्र और एक ब्रिक निवाहिका तंत्र। तो आहार नाल से निकल के यकृत में जाता है शिराएं, उसे यकृत निवाहिका तंत्र, और पिछले पैरों वगैरह से, पिछले हिस्से से निकल कर शिराएं किडनी में जाती हैं साफ करने के लिए, उसको रीनल पोर्टल सिस्टम या ब्रिक निवाहिका तंत्र कहते हैं। उसी को यहाँ पर ये अलग से इस पॉइंट के बारे में लिखा है। देखिए यकृत निवाहिका तंत्र और ब्रिक निवाहिका तंत्र कहते हैं, ये देखिए लिख दिया उसी को। ठीक है, रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारा भी ब्लड वैसे ही बना हुआ है, प्लाज्मा है लिक्विड पार्ट, और रक्त कणिकाएं हैं लाल, सफेद और प्लेटलेट। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट, वैसे इन लोगों में भी है। ये देखिए लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त रुधिर कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, तथा पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट। जो आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और इन लोगों में तो केंद्रक भी होता है आरबीसी के अंदर। हम लोगों में आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं है, इन लोगों में है। तो आरबीसी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक और वहां से CO2 को लेकर फेफड़े तक पहुंचाता है, विशेषकर ऑक्सीजन का कैरी करता है। श्वेत रक्त कण क्या करते हैं, ये कीटाणु विषाणु को ब्लड में आने पर वो खाते हैं। और प्लेटलेट क्या करते हैं, प्लेटलेट एक तो चोट लग जाने पर ब्लड क्लॉट करते हैं, और दूसरा कि शरीर के अंदर जो शिराएं हैं और जो धमनियां हैं उनको फटने से बचाता है प्लेटलेट। और अगर रक्त बाहर न निकलने लगता है शरीर से तो उसको रक्त को जमा देता है। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये तो पता है आपको। इन कणिकाओं में केंद्रक है, हम लोगों में नहीं है। लसिका रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। लसिकाएं, इसलिए लसिका भी रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन उसमें आरबीसी नहीं होने के कारण से वो लाल रंग का नहीं होता है। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों, गैसों, जल को नियत स्थानों तक ले जाती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो सारे का काम मैंने आपको बता दिया कि क्या करता है, रक्त क्या करता है, ये तो आपको भी पता है ना। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। ये मैंने आपको दिखाया, किडनी होता है, किडनी से यूरेटर आता है और क्लोएका में खुलता है। ठीक
ठीक है, वहां पर एक जोड़ी मूत्राशय भी होता है, एक मूत्राशय होता है। उत्सर्जी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी ब्रिक से निकला मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर, अवस्कर द्वार तथा मूत्राशय होते हैं। गहरे लाल रंग के सेम के आकार की किडनी और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, मतलब ये कमर वाले हिस्से के पास, हमारे में भी किडनी लगभग यहीं पर है। प्रत्येक ब्रिक कई संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों मूत्रजनन नलिकाओं या ब्रिकाओं का बना होता है। तो ये तो आपको पता है कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या मूत्रजनन नलिकाएं कहते हैं। ठीक है, उसी में मूत्र बनता है। और ये लोग भी यूरियोटेलिक है, यूरिया निकालते हैं, यूरिया। ठीक है, मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है। मादा मेढक में मूत्रवाहिनी एवं अंडवाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। ठीक है, अवस्कर छिद्र में अलग अलग खुलती है अंडवाहिनी। तो ओवरी से ओवम और किडनी से मूत्र अलग अलग आते हैं। एक पतली दीवार वाली मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग में स्थित होता है, जो कि अवस्कर में खुलता है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए यूरियोटेलिक है। यूरिया उत्सर्जित प्राणी है। उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ रक्त द्वारा ब्रिक में पहुंचते हैं, जहां पर ये अलग कर दिए जाते हैं और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो किडनी का काम तो आपको पता है कि किडनी जो है रक्त से निकाल लेता है नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थों को, यूरिया बनता है लिवर में। मैं आपको बताऊं, लिवर में यूरिया बन जाता है, वो ब्लड में आता है, ब्लड से फिर किडनी छान के यूरिन में निकालता है। ठीक है, अब मेढक में जो पाया जाता है तंत्रिका तंत्र, तो मेढक का तंत्रिका तंत्र काफी हद तक हम लोगों जैसा होता है। साइज में छोटा होता है, थोड़ा कम विकसित होता है, लेकिन इसके पास भी एक ब्रेन है ना, और स्पाइनल कॉर्ड है जिसको अपन मेरुरज्जु कहते हैं। ब्रेन से तंत्रिकाएं निकलती हैं, मेरुरज्जु से तंत्रिकाएं निकलती हैं, पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं। नियंत्रण व समन्वय तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन सिस्टम व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का समन्वयन जो है हार्मोनल सिस्टम से और नर्वस सिस्टम दोनों से होता है, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम से, इन लोगों में भी। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है, जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। लगभग सभी प्रकार के हार्मोन इन लोगों में भी है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मेढक की मुख्य स्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष पिट्यूटरी, अवटु यानी थायराइड, परावटु यानी पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल और अग्नाशयी द्वीपिकाएं यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अधिब्रिक यानी एड्रिनल और जनद। तो ये सारी चीजें हम लोगों में भी हैं, क्योंकि वो भी कशेरुक है, हम लोग भी कशेरुक हैं। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र जिसमें कपाली मेरु तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी और परानुकंपी यानी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक तंत्र का बना होता है। अब इसको समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले समझिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्रेन यानी मस्तिष्क और उससे निकला हुआ स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये दोनों मिलकर बनाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और ब्रेन और मेरुरज्जु से निकली हुई तंत्रिकाएं जो पूरे शरीर में फैली होती हैं, ये बनाती हैं परिधि तंत्रिका तंत्र, परिधि पेरिफेरल। कौन? न्यूरॉन्स, जो यहां से और यहां से निकले हैं। और तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें भी तंत्रिकाएं हैं, ये भी मस्तिष्क से और स्पाइनल कॉर्ड से ही जुड़ी होती हैं, लेकिन इनका कार्य जो है काफी हद तक स्वायत्त तरीके से चलता है। मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु से ज्यादा ये कंट्रोल्ड नहीं होते। इसमें दो होते हैं, अनुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक और परानुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक। जैसे शरीर की क्रियाओं को बढ़ाने का काम है, हृदय की धड़कन बढ़ा देगा, तेज कर देगा शरीर को, डर लगेगा तो भाग जाएगा, इस टाइप का कराता है अनुकंपी। अब बाद में रिलैक्स करने का काम करता है, उसको नॉर्मल अवस्था में लाने का काम करता है परानुकंपी। तो ये जो नर्वस सिस्टम का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है इन लोगों में, ये बिल्कुल हमारे टाइप का होता है। ठीक है, साइज में कम होता है, कम विकसित होता है, लेकिन प्रकार उसका लगभग हमारे जैसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है। मस्तिष्क देखते हैं अपन। ठीक है, मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिसको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं।
हम लोगों में 12 जोड़ी होती हैं। इन लोगों में 10 जोड़ी क्या क्या है? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑकुलोमोटर, ट्रोक्लेयर, ट्राइजेमिनल, एब्डुशंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरिंजियल और वेगस। ये 10 हैं इन लोगों में। और हम लोगों में स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लॉसल, ये 2 अतिरिक्त होते हैं, तो हम लोगों में 12 हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब जो ब्रेन से निकलती है वो लगभग हेड में ही घूमते रहती है ना, ये सारी जो तंत्रिकाएं हैं। ठीक है, मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। ये पूरा ब्रेन बॉक्स होता है, क्रेनियम। ठीक है, इसलिए हम लोग क्रेनिएटा के मेंबर हैं ये भी। अब मस्तिष्क में 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। 3 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क मुख्य भाग है जो सूंघने का, सोचने समझने का कार्य करता है, जिसमें सूंघने के लिए घ्राणपाली और सोचने समझने के लिए सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में घ्राणपालियां ऐसे करके, देखिए ये अग्र मस्तिष्क में ऐसे घ्राणपाली हैं जो सूंघने का काम करते हैं, गंध का महसूस करते हैं। जुड़वा मस्तिष्क यानी ऐसे 2 भाग में बटा हुआ प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, ये और पश्च मस्तिष्क में देखिए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, 3 भाग बता रहे हैं। तो अग्र मस्तिष्क में घ्राणपाली, जुड़वा युग्मित प्रमस्तिष्क। ये देखिए ये प्रमस्तिष्क, मैंने कहा ना सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स 2 होते हैं, गोलार्ध है ना। और केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च यानी डायनसेफलान होता है, नीचे में एक डायनसेफलान है। तो 3 भाग में बना हुआ अग्र मस्तिष्क है। ये घ्राणपाली यानी ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स यानी कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध और डायनसेफलान, जिसको अग्र मस्तिष्क पश्च कहते हैं। ठीक है, 3 भाग का अग्र मस्तिष्क बना हुआ है। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा द्विकपालियों का बना होता है, ऐसे करके एक जोड़ा यहां पर मिड ब्रेन पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं ऑप्टिक लोब। द्विकपाली, द्विक नहीं द्विकपाली। ठीक है, दृष्टि करने का मतलब देखने का, सुनने का काम यही करता है। एक जोड़ी होता है, हम लोगों में 2 जोड़ी होते हैं, 4 होते हैं। उसको कार्पोरा क्वाड्राजेमिना हम लोगों में कहते हैं, इसको कार्पोरा बाइजेमिना कहते हैं। ये मध्य मस्तिष्क में सिर्फ 2 ऐसे छोटे छोटे पिंड होते हैं, ये मध्य मस्तिष्क है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगाटा बना होता है। तो ऐसा करके ये ऐसे करके होता है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, फिर यहां से निकलता है मेडुला ऑब्लांगाटा, जो मस्तिष्क से निकल करके स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ऐसे करके भाग हैं। तो अग्र मस्तिष्क में 2 घ्राणपाली, 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध और डायनसेफलान, ये 3 भाग मिलकर बने हैं अग्र मस्तिष्क। फिर 2 पाली का बना होता है ऑप्टिक लोब, ये मिड यानी मध्य मस्तिष्क है। फिर सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा, इसका पश्च मस्तिष्क बना है। और मेडुला ऑब्लांगाटा नीचे जाके मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पीठ में एक हड्डी गई हुई है जिसको हम कहते हैं मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। हड्डी का एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे टुकड़ों का बना होता है। ठीक है, छोटे टुकड़ों का बना हुआ। तो वो जो हड्डी का रॉड है वर्टिब्रल कॉलम, उसके सेंटर में गया हुआ है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। जैसे पेन मान लो ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसके अंदर जो रिफिल है ना वैसा गया हुआ है। क्या गया हुआ है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मेरुरज्जु जो है वो मस्तिष्क का भाग है, जिससे बहुत सारी तंत्रिकाएं निकल के शरीर को संचालित कर रही हैं। और जो मेरुरज्जु निकला, हेड से निकला, तो हेड के नीचे एक छेद है जिसको अपन कहते हैं महारंध्र, फोरामेन ऑफ मैग्नम। वहां से मेडुला ऑब्लांगाटा ऐसे मेरुरज्जु बन के नीचे उतरा और ये मेरुदंड के अंदर गया और यहीं पर रहता है। मतलब ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। अगर ये टूटा और स्पाइनल कॉर्ड टूटा तो उसके नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, वो काम नहीं करेगा फिर। ठीक है, ऐसा है। मेढक में भिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे स्पर्श अंग यानी संवेदी पिप्पल। ठीक है, तो स्पर्श अंग क्या होते हैं? शरीर के, जैसे हाथ वगैरह में शरीर के अंगों में छोटे छोटे पाए जाते हैं, जिसको छूने से पता चल जाएगा। स्वाद अंग, ये तो जीभ में रहेगा। गंध नासिका में, दृष्टि नेत्र, श्रवण और आंतरिक कर्ण, ये सब तो है ही हैं, आपको इसके बारे में जानते हैं।
आंखें और आंतरिक कर्ण स्वव्यवस्थित होते हैं, मतलब विकसित होते हैं, थोड़े से सुन और देख अच्छे से सकते हैं। बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका शिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, ठीक है, मतलब बाकी संवेदी अंग बहुत ज्यादा विकसित नहीं होते। मेढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होते हैं, ये साधारण नेत्र होते हैं। जैसे अभी आपने देखा था तिलचट्टे में, काकरोच में, कि उसके नेत्र कंपाउंड आई थे, संयुक्त नेत्र, छोटे छोटे इकाइयों के बने थे, जिसको मेटिडिया कहते हैं। लेकिन इनके नेत्र सरल नेत्र होते हैं हमारे जैसे, जिसमें अलग अलग इकाई नहीं है, एक नेत्र है। मेढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, केवल कर्णपट ही बाहर से दिखाई देता है, एक छेद जैसा दिखाई देता है बस। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी कार्य करता है। ये तो सभी की बात है, कान सुनने का भी और संतुलन का भी दोनों काम करता है, ठीक है। मेढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग अलग और पूर्ण विकसित होते हैं, नर और मादा अलग अलग है। अब देखिए नर जनन तंत्र, देखिए नर जनन तंत्र में जो वृषण है वो किडनी के ऊपर लगा हुआ है। देखिए ये किडनी दिख रहा है आपको, ये किडनी है, ये किडनी है, तो किडनी के ऊपर ये वृषण लगा हुआ है, आप देखिए ये वृषण है। और वृषण के ऊपर जो है ये फैट बॉडी यहीं पर लगा हुआ है, वृषण के ऊपर। और वृषण से जो नलिकाएं निकलती हैं वो नलिकाएं यूटेरस के साथ जो यूरेटर के साथ जुड़ करके ही नीचे आते हैं। मतलब इसमें दो अलग अलग नलिकाएं नहीं हैं, जो यूरेटर है वो यूरिन भी लाता है और स्पर्म भी लाता है, शुक्राणु। तो इसीलिए इसको यूरेटर को जनन मूत्र वाहिनी कहते हैं, क्योंकि ये वृक्क से यूरिन लाता है और वृषण से ये स्पर्म लाता है। और ये सभी जो हैं क्लोएका में खुलते हैं, मूत्राशय के पास, मूत्राशय में या क्लोएका में खुलते हैं। इसलिए क्लोएका जो है मल पदार्थ भी पास करता है, मूत्र भी पास करता है और शुक्राणु भी पास करता है, ठीक है। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं, ठीक है, जो वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी वलय मिजोर्कियम नाम के झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। पेरिटोनियम का मतलब होता है कोई भी आंतरिक अंग कहीं से चिपका होता है तो उसको चिपकाने वाला चीज जो होता है वो पेरिटोनियम कहलाता है। तो यहां पर जो पेरिटोनियम है उसे अपन मिजोर्कियम कहते हैं। तो मिजोर्कियम के द्वारा ये चिपके रहते हैं वृक्क के साथ, वृक्क में चिपके रहते हैं मिजोर्कियम नाम के पेरिटोनियम से। शुक्र 10-12 होती हैं जो वृषण से निकलने के बाद अपनियों के वृक्क में धंस जाती हैं। ये देखिए ये ऐसे नलिकाएं निकलती हुई दिख रही हैं और वृक्क के अंदर जाकर के फिर ये यूरेटर से ही जुड़ जाती हैं। अब मूत्र वाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है, क्योंकि ये शुक्राणु भी लाएंगे और मूत्र भी लाएंगे। वृक्क से बाहर आकर अवस्कर छिद्र में खुलते हैं। अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र शुक्राणु को बाहर भेजने का कार्य करता है। इसके बारे में तो कई बार मैं बता चुका हूं कि ये अवस्कर छिद्र है जो इन सब चीजों को बाहर करेगा। मादा में देखिए कैसा है, मादा में भी ये वृक्क के पास ही आपको ये देखिए ये दो जो है ओवरी पाए जा रहे हैं, ये ओवरी हैं, वृक्क के पास ही हैं। और इसको जोड़ने वाला जो है मीजोवेरियम कहलाता है। वहां पर मिजोर्कियम कहला रहा था, यहाँ पर मीजोवेरियम कहलाएगा। और यहीं पर रहते हैं ये अंडवाहिनी, जो अंडाणु को लेकर के नीचे आकर के ये सीधे सीधे अलग से खुलते हैं। यहाँ पर अंडवाहिनी और मूत्रवाहिनी अलग अलग है, जबकि नर में अंडवाहिनी और मूत्रवाहिनी एक ही था। यहाँ पर अलग अलग है दोनों, और दोनों अलग अलग ही खुलते हैं अवस्कर क्षेत्र में। वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय है, देख सकते हैं ये अंडाशय है, लेकिन इसका वृक्क से कोई संबंध नहीं होता, सिर्फ जुड़े होते हैं बस। एक जोड़ी अंडवाहिनी अवस्कर में अलग अलग खुलती है, ठीक है, और मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे देती है। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है, भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है, लार्वा टेडपोल कहलाता है। होता क्या है देखिए, इसका जो नर है वो मादा की पीठ में ऐसे लोड हो जाता है और अपने हाथों से उसके पेट को ऐसे 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 पकड़ लेता है और दबाता है उसको। तो जब इसके पेट को दबाता है मादा के, तो मादा के इसमें से अंडाणु निकल करके अवस्कर छिद्र से बाहर आते हैं। तो अवस्कर छिद्र से अंडाणु जैसे ही बाहर आते हैं तो जेली जैसा एक म्यूकस जैसे उसमें बंद रहता है, म्यूकस रहता है, जेली, जिसको अपन स्पॉन कहते हैं, उसमें रहते हैं बहुत सारे अंडाणु। वो स्पॉन के रूप में, जेली के रूप में उसको अपने अवस्कर छिद्र से निकालती है और उसी के ऊपर लोड है ऐसे नर, तो नर भी उसी में अपने अंडाणु अपने शुक्राणु टपकाते रहता है। तो वो जो स्पॉन है, जेली है, वो पानी में चला जाता है, क्योंकि पानी में घूम रहे हैं इस समय, तो पानी में चला जाता है। तो पानी में उसी जेली में अंडाणु भी है, शुक्राणु भी है, वहीं पर निषेचन होगा, वहीं से जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, टेडपोल लार्वा
पानी में आएगा, पानी में 65-70 दिनों तक तैरेगा, उस बीच में वो मेढक बन के पानी से बाहर आएगा। मेढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है, कीटों को खाता है, फसलों की रक्षा करता है, वातावरण में संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला का कड़ी है। कुछ देशों में मांसल पाद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर आप वो देखते होंगे, एक सीरियल आता है डिस्कवरी में, मैन वर्सेस वाइल्ड, जिसमें बियर ग्राइल करके एक दलिद्दर आदमी दिखाता है जो जंगल वंगल में कहीं भी घूमते रहता है और कुछ भी पकड़ के खाता है, तो वो पूरे पूरे मेढक को कच्चा ही चबा जाता है भाई, वो देखने को मिलता है वहाँ पर। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, ये खत्म हो जाता है। आप फिर से मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय।